आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात होगी पाकिस्तान के फील्ड आर्मी चीफ की। जी हाँ, फील्ड आर्मी चीफ भी हैं और फील्ड मार्शल भी है। आसिम मुनीर ने एक बार फिर से कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे मुल्ला मुनीर ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला नहीं है बल्कि एक अधूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। मुनीर ने कहा कि कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में मौजूद है और पाकिस्तान इसका समर्थन करता है। मुनीर की बीते 1.5 महीने में यह दूसरी अमेरिकी यात्रा है। उन्होंने फ्लोरिडा के टेम्पा शहर में रविवार को पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित किया और पाकिस्तान के इस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु जंग की धमकी दी। आप देखिए, यह भी ऐतिहासिक है। अमेरिका जो अपने आप को विश्व की शक्ति कहता है, वो अपनी धरती को एक परमाणु युद्ध को प्रोपोगेट करने वाले एक फील्ड आर्मी चीफ के लिए, फील्ड मार्शल के लिए ये जगह दे रहा है। क्यों दे रहा है अमेरिका? हम इस पर भी करेंगे प्रश्न। मुनीर ने सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भी भारत पर 10 मिसाइलों से हमला कर इसे तबाह करने की बात कही। जो उन्होंने कहा वो मैं कोट कर देती हूं। उन्होंने कहा, वी विल डिस्ट्रॉय इट विद 10 मिसाइल्स। 10 मिसाइलों से हम इसे फारिग कर देंगे। ये उनके शब्द थे। आसिम मुनीर ने कहा, भारत के इसे स्थगित करने के फैसले से 25 करोड़ लोगों के भुखमरी का खतरा पैदा हो सकता है। अगर भारत ने इस पर बांध बनाया तो हम उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देंगे। मिसाइलें तो उनके पास ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी थी, तो क्या वो कोल्ड स्टोरेज में चली गई थी? खैर, हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, ये बात पाकिस्तान ने कही। अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर डूब जाएंगे। सोचिए जरा, आसिम मुनीर ये कह रहा है हम डूबेंगे तो अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। और बड़ी हैरानी की बात है, वो ये तमाम बातें, वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी, वो एटम बॉम्ब की गीदड़ भभकी अमेरिका में खड़े होकर दे रहा है और अमेरिका इस पाकिस्तान का साथ दे रहा है। क्या यूरोप इससे सहमत है? क्या फ्रांस को ये चलेगा? क्या इटली को ये चलेगा? क्या रशिया इसका समर्थन कर सकता है? या अमेरिका या चीन क्या इस न्यूक्लियर बॉम्ब, इस परमाणु हमले, इस परमाणु जंग जिसमें वो ये धमकी दे रहा है कि आधी दुनिया को मैं अपने साथ ले डूबूंगा, क्या इसका समर्थन करते हैं? लेकिन फिर भी अमेरिका अपनी धरती को ऐसे बयानों के लिए कैसे इस्तेमाल होने दे रहा है? सवाल आज यहां से शुरू करते हैं। विनोद जी, देखिए, जनरल मुनीर जो हैं, आप याद करिए कि जब अमेरिका गए थे और उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद ही पहलगाम हुआ था। जिस तरह उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और हम एक साथ देते, उन्होंने बड़ी बकवास जो की थी और उसके कुछ दिनों बाद पहलगाम हुआ था। और इसको लेके भारत का जो शक था वो बाद में पुष्ट भी हो गया कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का जो आतंकवादी पूरा नेटवर्क है वो शामिल है। अब जनरल मुनीर ने फिर जाके अमेरिका में इस तरह की बात की, तो जिम्मेदारी अमेरिका की है कि दुनिया में आप ठेका ले रहे हैं। ट्रंप साहब जो है शांति कर नोबेल पुरस्कार की तैयारी कर रहे हैं और मुनीर साहब से एक सर्टिफिकेट ले रहे हैं नोबेल पुरस्कार के लिए, और कह दिया कि उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग रुकवा दी, रूस की जंग और यूक्रेन जंग रुकवाने जा रहे हैं, और उन्हीं के गोद में बैठ करके एक आर्मी का जनरल जो न्यूक्लियर स्टेट है वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है। ऐसे तो ये अमेरिका पीस प्राइज चाहता है। ये तो अपने आप में न्यूक्लियर वॉर की धमकी देना ही अपने आप में जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। क्योंकि दुनिया का कोई भी देश परमाणु युद्ध जो है नहीं चाहेगा। जो परमाणु संपन्न है वो भी नहीं चाहेगा, जो परमाणु संपन्न नहीं है वो भी नहीं चाहेंगे। लेकिन वहां बैठ के आप कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे, ये क्या मतलब है बात? भाई, दूसरी बात यह है कि अगर भारत सिंधु पर बांध बनाता है तो भारत, सिंधु नदी तो भारत में है ना। आपको दिक्कत है, भारत से बात करो आप उसको लेकर के। दूसरे तरीके हैं। अब आप कह रहे हो मिसाइल से उड़ा देंगे, तो भाई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आपकी मिसाइलें कहाँ चली गई थी? आपने एक मिसाइल भेजी थी जो हिसार के पास, सिरसा के पास, वो हमने वो इंटरसेप्ट करके वही हवा में खत्म कर गिरा दिया था उसको। एक भेजी थी उन्होंने मिसाइल। तो ये इस तरह की इधर धमकी देना उनका पुराना काम है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है ना उसको भी बताती है। पाकिस्तान की सरकार कह रही है, शहबाज शरीफ बयान दे रहे हैं कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, वो बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि भारत से बात करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि भारत कहता है कि हम बात क्या करें आपसे, आप आतंकवाद जो है जब तक नहीं रोकेंगे हम बात क्या करें। और जनरल मुनीर परमाणु की धमकी दे रहे हैं। तो ये जो है परमाणु कंट्रोल वहाँ किसके हाथ में है?
प्रधानमंत्री के हाथ में है या फील्ड मार्शल के हाथ में है? नहीं, लेकिन डी फैक्टो रूलर तो इन्हें मान ही लिया है ना अमेरिका ने, विजय जी। इसमें तो कोई शक अब रहा ही नहीं। शरीफ जी से थोड़ी ना बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बात तो आसिम मुनीर से ही बार बार हो रही है। तो शरीफ के लिए खतरे की घंटी है, शहबाज शरीफ के लिए, कि जिस तरह अमेरिका जनरल मुनीर को चढ़ा रहा है जी। तो कहीं मतलब जो है वो जनरल मुशर्रफ और जनरल जिया उल हक वाले कहानी न दोहरा दी जाए पाकिस्तान में। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास मिसाइलों का अंबार है, तो मिसाइलों का अंबार आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज करके देख तो लिया, क्या हो गया उसका? ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तो और 127 करोड़ का नुकसान केवल एयर स्पेस बंद होने से ही पाकिस्तान को उठाना पड़ गया। अब सोचिए जरा, जिनकी पतलून उतरी जा रही है उनकी नवाबी नहीं जा रही है। देखिए वो अभी तो वो कह रहे हैं 10 मिसाइल से हम उड़ा देंगे, तो अभी तो उन्होंने मिसाइल का हिसाब नहीं लगाया होगा जो ऑपरेशन सिंदूर में चलाई थी और वो काम नहीं आई थी। उसको काउंट किया क्या उन्होंने? मैं इसमें मुद्दा अमेरिका जो है ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की ज़मीन पर इस तरह की बात करना, ये जो है वो कंट्राडिक्शन भी है और एक डबल गेम कह लें या जो भी आप बात कहें वो है। इसमें अमेरिका की जिम्मेदारी को मैं ज़्यादा देखता हूँ जी। जनरल मुनीर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, एक तो वो मिसाइल को लेकर धमकी दे रहे हैं, वो उन्होंने देख ली कि कितनी वाली बात अमेरिका में कही थी उसके पहले जो बोले थे, तो उस पर दूसरी बात है कि उन्होंने कहा परमाणु बम की, अभी तो उनको वैसे पता नहीं कि जो परमाणु बम की टेक्नोलॉजी है उस पर पाकिस्तान में कैसे बनी थी, क्या हुआ था, उस पर चर्चा करने का आज कोई मायने नहीं है। और ये अपराध है जो अभी विनोद जी ने बात कही कि परमाणु बम की धमकी देना ही एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। और उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि आपको याद हो, कि हम ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के चक्कर में पड़ने आने वाले नहीं है। और भारत की जो नीति है कि नो फर्स्ट यूज, उसका मतलब नो फर्स्ट यूज है, उसमें नो फर्स्ट यूज तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी समझ लेना चाहिए। और वो धमकी ऐसे दे रहे हैं जैसे हम तो खाली बैठे हुए हैं यहाँ पर मतलब, लेकिन उनकी बातों को सीरियस, इसमें कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अमेरिका की जवाबदेही ज्यादा है कि आप अपनी धरती को न्यूक्लियर वॉर प्रोपोगेट करने के लिए कैसे इस्तेमाल होने दे सकते हैं। और मुनीर साहब को जितना सर चढ़ा रहे हैं वो शहबाज शरीफ के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि वहां पर क्या होगा, और पाकिस्तान के लिए भी चिंता की बात है कि एक डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट में किस तरह से आर्मी चीफ काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत मर्सिडीज है और हम बजरी से लदे हुए ट्रक हैं, अगर आमने सामने की भिड़ंत हुई तो नुकसान जो है मर्सिडीज का होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मर्सिडीज और ट्रक डंपर की स्थिति भी आप जानते होंगे ना। वो डंपर वाले आम तौर पे होता ही है कि जो मर्सिडीज से चल रहा होता है उसके सैकड़ों ट्रक इस तरह से बजरी वाले चल रहे होते हैं। आम स्थिति यही होती है, लेकिन डंपर वाला सारी जिंदगी उसी में, हाँ बिल्कुल उसी में निपट जाता है। और ये पाकिस्तान के ऊपर बड़ा सवाल है। पाकिस्तान जैसा जाहिल, आतंकवादी, नंगा, भिखमंगा मुल्क, उसके लोग अब समझें कि उसका सेनाध्यक्ष कह रहा है, जिसको फेल्ड होने पर फील्ड बना दिया जाता है, वो कह रहा है कि भाई हम तो बजरी से लदा हुआ डंपर हैं। उसकी औकात क्या है हो गई है, यानी कहीं से वो बस वो निकालेगा और कहीं ले जाके उसके काम आ जाएगा, न उसको कहीं किसी इस्तेमाल किया जाए। ऐसा जिसको कहते हैं ना कि ठस मुल्क हो गया है वो, अब आगे कहीं जाने की उसमें गुंजाइश नहीं। ये पाकिस्तान के लोग सोचे तख्ता पलट से भी ज्यादा खतरनाक बात है। दूसरा जो आपने एक सवाल किया कि क्यों अमेरिका उसको अपनी धरती का इस्तेमाल करने दे रहा है, इमरान खान को याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ 40-50 हजार आतंकवादी पैदा हुए थे, वो अमेरिका के शाह पर था। अमेरिका कोई पहली बार ये नहीं कर रहा है। अब ट्रंप को लगता है हम ये करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसने लगता है कि अमेरिका को भी बड़े गहरे जख्म दिए हैं। दोनों एक दूसरे के जख्म सहला रहे हैं, लेकिन वो जख्म दुनिया को जख्म देंगे तो जाहिर है वो जख्म उनका और गहरा होने वाला है। ये जो धमकी है इसको बिल्कुल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले जाना चाहिए, इस पर बात की जानी चाहिए कि कोई एक मुल्क इस तरह से दुनिया को, आधी दुनिया को समाप्त करने की धमकी मैं तो इसी बात के इंतजार में यूरोपियन देशों की तरफ से क्या कोई इस पर रिएक्शन आता है। एक बात मैं और कहूंगा कि जनरल मुनीर ने जो बात कही है कि कश्मीर को लेकर के, कश्मीर उनकी नस है, तो अगर नस उनकी है तो नस हमारे पास है, मतलब भारत के पास नस है, ये भी समझना चाहिए। अगर उनके गले की नस है तो नस हमारे हाथ में है, भारत के हाथ में है। नहीं, भारत और पाकिस्तान का कंट्राडिक्शन देखिए कि मुनीर साहब कह रहे हैं कि हम डूबेंगे तो आधे दुनिया को डुबो देंगे, भारत कह रहा है कि हमारे साथ जो रहेगा वो ऊपर उठ जाएगा। वो खुद ही तुलना कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 1972 के शिमला समझौते में पाकिस्तान ये मान चुका है कि द्विपक्षीय मामला है। चर्चा अब वो संयुक्त राष्ट्र का मसला खत्म ही कर दिया था 1972 में इंदिरा गांधी ने। भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान से जल्द ही दोबारा युद्ध होने की आशंका भी जताई है। उन्होंने कहा कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है।
हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी और इस बार हमें यह लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था। उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तानी जनरल मुनीर पर भी चुटकी ली, कहा कि आज नैरेटिव वॉर का समय है। अगर किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे कि युद्ध में कौन जीता तो वो कहेगा कि जनरल मुनीर फील्ड मार्शल बन गया है। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ने युद्ध जीता होगा। ये पाकिस्तान का परसेप्शन है। So narrative management system is something which we realize in a big way because victory is in mind. It's always in mind. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. So what I'm saying that this is how you can influence the population. So it is the domestic population, it is the adversaries population, and it is the neutral population. Can rising powers be accommodated? That's a question you have to ask, and you will get the answer yourself. अब एक जो एमईए की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है, वो स्टेटमेंट भी मैं दर्शकों के सामने पढ़ देती हूँ। Our attention has been drawn to remarks reportedly made by the Pakistani Chief of Army Staff while on a visit to the United States। यानी कि जो आसिम मुनीर अभी अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां से उन्होंने जो बातें कही है, The international community can draw its own conclusion on the irresponsibility inherent in such remarks, which also reinforce the well-held doubts about the integrity and of nuclear command and control in a state where the military is hand in glove with terrorist group। यानी कि जहां की मिलिट्री आतंकवादियों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर जुड़ी हुई है, वहां से इस तरीके के स्टेटमेंट आना है, ये कितना irresponsible है। It is also regrettable that these remarks should have been made from the soil of a friendly third country। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक सेना प्रमुख देश का दूसरे देश में जाता है और तीसरे देश को वो युद्ध की परमाणु बम की धमकी देता है, और किस देश में जा रहा है कि वो ऐसे छोटे देश में नहीं जा रहा। एक आखिरी लाइन में और पढ़ देती हूँ सर। इंडिया हैज ऑलरेडी मेड इट क्लियर दैट इट विल नॉट गिव इन टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल। जो बात अभी कर रहे थे कि भारत इस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की धमकी में नहीं आएगा। वी विल कंटिन्यू टू टेक ऑल स्टेप नेसेसरी टू सेफगार्ड आवर नेशनल सिक्योरिटी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये बात पहले ही बोल दी थी कि भाई जो परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान को मानकर भारत जिस तरीके से पहले व्यवहार करता था कि भाई डर के रहो, पाकिस्तान के पास है, हम लड़ नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट बता दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि ये गिदड़ भपके से हम डरने वाले नहीं हैं, भले ही आपके पास परमाणु बम है। जिस तरीके से आसिफ मुनीर अमेरिका जाते हैं और वहां से भारत को धमकाते हैं, यह अमेरिका की मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इस मामले के अंदर पक्षपातपूर्ण रवैया है। उनके बयान के बाद पाकिस्तान की तरफ, अमेरिका की तरफ से किसी भी बड़े व्यक्ति का बयान नहीं आया है कि यह बहुत गलत बयान है और हमारी धरती से वो इस तरीके से भारत के बारे में शब्दों का इस्तेमाल नहीं। पागलपन की हद तक जा सकता है कि वो न्यूक्लियर वॉर छेड़ दे। देखिए, शासक कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। आपका देश का शासक, अब मुनीर जैसा व्यक्ति अगर वहां शासक होगा तो उसने जिस तरीके से बयान दिया, और मुनीर के कारण ही तो ऑपरेशन सिंदूर भारत को करना पड़ा, और अब वो जो बयान दे रहा है इस तरीके से कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भाई मर्सिडीज को तोड़ सकते हैं, हमारा बजरी से भरा हुआ हमारे पास ट्रक है, वो ये कह रहा है कि भाई हम जम्मू कश्मीर लेकर रहेंगे, वो हमारे गले की नस है। तो वो जिस तरीके से अपनी आवाम को उकसा रहा है, वह जिस तरीके से भारत सरकार को एक चेतावनी देने की, गिदड़ भपकी देने की कोशिश कर रहा है, और भारत सरकार ने कहना है या सेना का जो कहना है कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुनीर जैसा अगर किसी सेना का प्रमुख होगा तो निश्चित रूप से आपको सतर्क और हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति, जिहादी व्यक्ति जो है, कभी भी आपके साथ युद्ध कर सकता है, कभी भी वो आतंकवादी हमला करवा सकता है। भारत को अपनी सीमा पर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन आधी दुनिया को अपने साथ ले डुबाने की बात कर रहा है। अब वो तो सोचने वाली बात है कि ऐसे लोगों को सिर पर बैठाने वाला, और वो वहां बैठा हुआ जो पूरी दुनिया को डुबा रहा है। हाँ, सोचिए, दोनों मिलकर ही तो कर रहे हैं ना। ट्रंप जो ये कर रहे हैं, ट्रंप पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली डुबाने के लिए तैयार हो गए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम डुबा देंगे। अब पूरा घटनाक्रम देखिए, मतलब मजाक की बात नहीं है। भारत सरकार ने जो जवाब दिया वो ठीक जवाब, ये सीरियस नोट की बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस तरह की धमकी आप किसी नहीं, ठीक जवाब भारत सरकार जवाब। और ये माइंडसेट हिटलर वाला माइंडसेट है भाई। आप सोचो ना, इस तरह का जो नहीं, तो फिर तो हम लोग, मतलब अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था ना कि वो चलाने के बाद फिर क्या होगा,
हमारे एक आध शहर का नुकसान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान फिर आगे दुनिया कोई के मुल्क नक्शे रह से नहीं गायब जाएगा। होगा, बिल्कुल। अगली खबर की तरफ हम बढ़ जाते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर आपको दे दे, संजय राउत ने चिट्ठी में यह पूछा है कि जगदीप धनखड़ के साथ क्या हुआ, वो इस वक्त कहां हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्या वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। देश के लोग सच जानना चाहते हैं। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से उनकी गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सार्वजनिक गतिविधियों से वो दूर हैं। इस्तीफे के बाद सार्वजनिक तौर पर वो कहीं नहीं दिखे। इससे पहले कपिल सिब्बल भी अमित शाह से ये अपील कर चुके हैं कि जगदीप धनखड़ कहां हैं, ये बताया जाए। बयान भी आपको सुना देते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि आप इतना तो बता दीजिए, आपके पास तो इतने साधन हैं और लोग बांग्लादेशी को आप ढूंढ ढूंढ के वापस भेजते हो। ये तो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, इनका तो आपको मालूम होगा। तो सितंबर से पहले हमारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि हम भी कहेंगे कि वो सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है और स्वस्थ हैं। ये ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पहले तो इस तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, और फिर उसके बाद मालूम ही नहीं कहाँ। तो मुझे थोड़ा फिक्र है। फिक्र जो है कपिल सिब्बल को भी है, फिक्र संजय राउत को भी है। बस ये फिक्र तब नहीं थी जब तक जगदीप धनखड़ चेयर पर थे। हर्षवर्धन जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उनकी राजनीतिक वजहें हैं, राजनीतिक मंशा है, वो दूसरी तरह से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं, ये पूछने में, पता करने में कोई बुराई नहीं है। और जगदीप धनखड़ जी सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति रहे, बाद में उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन पदवी पर रहे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये भी समझिए ना, जब कोई व्यक्ति इस तरह से, वो एक गाना है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो जब इतने बेआबरू होकर कोई निकलता है तो साहस नहीं होता है उसको। उपराष्ट्रपति पद से उनकी जो विदाई थी वो आज तक भारत के इतिहास में ऐसी नहीं हुई है। अब उसके बाद क्या धनखड़ जी भी ये साहस कर पा रहे होंगे? शायद थोड़ा समय लगेगा, फिर वो शायद दिखने लगे। ये भी एक बड़ी वजह होती है। और उन्होंने लिखा कि हमारे जो स्वास्थ्य का मसला है उसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो अगर वो प्राथमिकता में है तो फिर थोड़ा समय तनाव और उससे आदमी दूर रहना चाहता है। एक खबर एक लाइन में जोड़ दूं, ये जो दोनों चिट्ठी भी है और कपिल सिब्बल साहब का भी, ये माहौल बनाने की एक्सरसाइज के तौर पे मैं देख सकता हूँ कि डाउट के तौर पे कि कोई सरकार की तरफ से उन्हें कोई खतरा है, मतलब कि नहीं है। कोशिश तो यही कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति जी रहे हैं, वो चाहेंगे तो वो अपने आप आकर सामने जवाब दे देंगे। क्या मतलब इस देश में आप ऐसी आशंका जाहिर करना चाह रहे हैं कि उनके लिए कोई खतरा है? बिल्कुल, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये माहौल मुझे ऐसा लगता है, मेरे ऐसे समझ में आई ये बात। ये प्रयास वही है कि उन्हें खतरा है और सरकार से ही खतरा है। अब धनखड़ जब सामने आना चाहेंगे वो आएंगे, बयान देंगे तो देंगे। 370 वाला मसला था तो सदन में कहा गया कि फारूक अब्दुल्ला को गायब कर दिया गया है, और उसके बाद अमित शाह ने, जहां तक मुझे याद है, ठीक जवाब दिया था कि कोई उनके कनपट्टी पर सटा कर, कट्टा तो मेरे मुंह से निकल गया, इलाहाबाद के लोग हैं तो देश थोड़ा सा, लेकिन वो यही था कि बल प्रयोग करके थोड़ी ना हम ले आएंगे। मतलब उस वक्त भी तो आरोप ये बार बार लगाने का प्रयास होता है, लेकिन ये सच है कि जगदीप धनखड़ जिस तरह से, जिस अनसेरेमोनियल तरीके से हो गए हैं, उनको भी शायद समय लगेगा सामने आने में, ओवरकम करने के लिए। एक और खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सांसदों के नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। दिल्ली में सांसदों के लिए 184 नए फ्लैट बनाए गए। प्रधानमंत्री ने आज यहां सिंदूर का पौधा भी लगाया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रिहायशी कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला। इन 4 टावर्स के नाम भी बहुत सुंदर है, कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। भारत की ये 4 महान नदियां जो करोड़ों लोगों को जीवन देती है। अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। आगे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ये परेशानी हो सकती है कि कोसी नदी पर एक टावर का नाम रखा है तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। इस पर हम जल्दी से एक चर्चा कर लेते हैं, पहले बयान आपको सुना देते हैं। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है, कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। भारत की 4 महान नदियां
जो करोड़ों जनों को जीवन देती है, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समीर जी जो बात कह रहे हैं, ये उनका अंदाज है। अपने भाषण में सरकाज़म का कोई मौका वो वैसे छोड़ते नहीं हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी मतलब भाषण तो हमेशा लाजवाब होता है, और कुछ ना कुछ भाषण में वो व्यंग्यात्मक और तंज जो विपक्ष पर करते ही, और विपक्ष भी देखिए उसको मौका उपलब्ध कराता है। जब ये फ्लैट निर्माण की जब प्रक्रिया केंद्र सरकार ने शुरू की थी कि भाई नए सांसदों के मकान बनाए जाएंगे, तब भी विपक्ष की तरफ से कुछ सांसदों ने आरोप लगाया था कि जब ये मकान बनेंगे फ्लैट, तो पहले भाजपा के जो सांसद हैं उनके पसंद के मकान उनको दे दिए जाएंगे और बचे हुए हमको दिया जाएगा। अरे भाई, सबकी साइज बराबर है, सब कुछ एक जैसे बने, ऐसा कैसे आप कह सकते हो कि भाई अच्छे फ्लैट उनको मिलेंगे, बुरे फ्लैट आपको मिलेंगे? पर हो सकती है ना कि कौन पहली उसमें भी आपके हिसाब से पहली बार के सांसद हो, दूसरी बार के है, बहुत शानदार ये फ्लैट बहुत अच्छे बने। और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से जो कल्प किया है, अब देखिए सांसदों के लिए नहीं, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से करते हुए भवन का एक बिल्डिंग का बनाई है कि अधिकारियों के लिए भी काम करने के लिए एक अच्छा माहौल बने, अच्छी बिल्डिंग बने, सांसद भी अगर अच्छे से रहेंगे, ढंग से काम कर वहां पर रहेंगे, तो उनको रहने की समस्या का समाधान होगा, तो जनता की भी ज्यादा वो काम कर पाएंगे, उनसे मिलने उनके संसदीय क्षेत्र की जनता आएगी, तो उन्हें भी कम से कम एक कमरा होना चाहिए जहां बैठ के उनसे बातचीत कर सके। तो बहुत शानदार बनाया गया है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बहुत वेंटिलेटेड एरिया है और बड़ा स्पेशियस है। मतलब जो सांसदों को शिकायत होती थी कि भाई मैं पहली बार का सांसद हूं, लेकिन मुझे पुराना एक साउथ एवेन्यू में दे दिया गया जहां सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बढ़िया फ्लैट बनाए गए। मुझे लग रहा है सारे सांसद अब खुश होंगे कि नॉर्थ और साउथ एवेन्यू में जो बढ़ जाते थे सांसद, एक बड़ी बिल्डिंग में लेकर आया। फिर सांसदों का आपस में इंटरेक्शन भी बढ़ता है, एक बिल्डिंग में रहते हैं तो गेट टुगेदर भी होता है, नीचे मुलाकात भी होती है। पार्लियामेंट में ना सही तो बिल्डिंग में ही। अरे वैसे आप जो है ना दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, मतलब आसानी से चले भी जाएंगे, फिर और आसानी हो जाएगी। एक ही जगह रह रहे हैं, कल इस पार्टी में थे, परसों उस पर, ये वाला विपक्ष। लेकिन हाँ, सचमुच सीरियस नोट पे कहें, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सांसदों को भी अच्छे से रहने का अधिकार है। 1.5-2 कमरे में वो परिवार के साथ सचमुच जिस नॉर्थ और साउथ एवेन्यू को बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है, जो लोग वहां गए हैं वो जानते हैं कि एक हॉल और 2 कमरे का घर है, बड़ी मुसीबत होती है। तो अच्छा है कि अच्छे घर बन रहे हैं। चलिए, बधाई हो सभी सांसदों को भी। आज का आने कुर्सी की में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, विनोद जी, समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।